जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की ये वीडियो हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन पर आधारित होगी। एग्ज़ाम में, कंपटीशन में हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ताकि व्यंजनों की बारीक से बारीक संपूर्ण जानकारी सब तक पहुंच सके। व्यंजनों की परिभाषा, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण, व्यंजनों के उच्चारण स्थान और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, साथ ही एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका भी हम ट्रिकी मेथड के साथ अध्ययन करेंगे। विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में व्यंजनों का वर्गीकरण, साथ ही संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, व्यंजन गुच्छ का भी A to Z अध्ययन करेंगे। दोस्तों, व्यंजनों से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो रूप हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने हिंदी स्वर का संपूर्ण अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम हिंदी व्यंजन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 निर्धारित है, जिसमें से स्वरों की संख्या 11 है। बाकी का हम व्यंजन मानकर अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यंजनों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यंजन की परिभाषा से। तो दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा बड़ी ही आसान है, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप इसे दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है, जिनका हम विभिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन का उपयोग यानी व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ा होता, व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगा रहता है, जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसीलिए इस हलंत के चिन्ह के कारण व्यंजनों को हल के नाम से भी जानते हैं, जो व्यंजनों के स्वर रहित रूप को दर्शाता है। जब इन व्यंजनों में स्वर का मेल हो जाता है तो यह हल का चिन्ह हट जाता है और व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को हम 3 रूपों में बांटते हैं, मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर। पहला स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत क से लेकर के म तक के कुल 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत य, र, ल, व, ये कुल 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, स, स, ह, ये कुल 4 वर्ण आते हैं। तो आइए स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? यानी जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए मुख के अंदर रुकती है और झटके से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी दोस्तों, कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन नाम से स्पष्ट है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है, जिन्हें हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला क वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम व्यंजन के नाम पर इन वर्णों का नामकरण किया गया है।
प्रथम वर्ण क, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ड़। इसी प्रकार से बाकी वर्गों में भी 5-5 व्यंजन निर्धारित हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कुल 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ दिया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोका जाता है और कम शक्ति के साथ छोड़ दिया जाता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों को यण भी कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें यण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद व्यंजनों का तीसरा रूप, जिसे उष्म कहते हैं। उष्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उष्म यानी सूखा गर्मी सा देने वाला। उष्म व्यंजनों के उच्चारण में वायु धीरे धीरे रगड़ खाती हुई बाहर निकल जाती है। इन्हें उष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं। यानी वायु इन वर्णों के उच्चारण में धीरे धीरे रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। रगड़ खाती हुई निकलती है यानी घर्षण करती है, इसलिए इनको घर्षक व्यंजन भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। श, स, स और ह। ये चारों उष्म व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का चार्ट देखिए दोस्तों। इसको हम विभिन्न रूपों में दर्शाते हैं। स्पर्श व्यंजन जो आप जानते हो कुल 25 है। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन के ही ये 2 रूप हैं, ड और ढ, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ड और ढ बिंदी सहित और बिंदी रहित दोनों रूपों में उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगत व्यंजन जिसके अंतर्गत 2 है। संयुक्त व्यंजन जिनका निर्माण हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखिए दोस्तों। जो व्यंजन है संपूर्ण, वो मुख के कौन से अवयव यानी मुख के कौन से भाग से उच्चारित होते हैं, उसी के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है मुख के अवयव से उच्चारित होने के आधार पर, मुख के जो स्थान है हमारे मुंह में, दंत है, तालु है, कंठ है, मुर्दा है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, इन्हीं उच्चारण जो स्थल है इन्हीं को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जिनके उच्चारण करते समय जीवा इन स्थानों को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले कंठ। कंठ क्या होता है दोस्तों? कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठय कहते हैं और इनके उच्चारण में हमारी जीवा कंठ को स्पर्श करती है, ऐसा महसूस होता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीवा कंठ को स्पर्श करती सी महसूस होती है, इसलिए इनको कंठय कहा जाता है। और कंठ में क वर्ग संपूर्ण, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड और ह तथा विसर्ग का प्रयोग कंठ से किया जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य कहा जाता है। तालु क्या होता है दोस्तों? तालु हमारे मुख का जो ऊपरी चिकना वाला भाग है उसे हम तालु कहते हैं। हमारे जबड़े के मुख के अंदर ऊपर वाला जबड़े का जो चिकना वाला भाग है उसे तालु कहा जाता है। और इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा इस तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों में च वर्ग संपूर्ण, च, छ, ज, झ, ण तथा य और श का उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा क्या होती है दोस्तों? हमारे मुख के अंदर जो ऊपर वाले दांतों के पीछे वाला खुरदरा स्थान है उसे हम मूर्धा कहते हैं। यानी
इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा दांतों के साथ वाले इस खुरदरे वाले भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों के अंतर्गत ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण तथा र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत से उच्चारित होने वाले, दंत से बोले जाने वाले वर्णों को दंत्य कहते हैं और इनके उच्चारण में हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करती है। दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों में त वर्ग संपूर्ण त, थ, द, ध, न और ल तथा श का उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं और इनके उच्चारण करते समय जीवा के सहयोग से दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं। दोनों होठ आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों में प वर्ग संपूर्ण प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इनको ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। नासिका, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंतिम वर्ण जो पांचवा वर्ण है, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण ड है, च वर्ग का अंतिम अण है, इसी प्रकार से जो संपूर्ण पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण अपने अपने उच्चारण स्थान यानी कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इनसे तो उच्चारित होते हैं, लेकिन इनके अलावा इनकी ध्वनियाँ नासिका से भी उत्पन्न होती है, यानी इनकी ध्वनि नासिका से मिल जाती है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। और नासिका से उच्चारित होने वाले ये पंचम वर्ण 5 है, साथ में अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से मिलकर के इसका उच्चारण किया जाता है, यानी जीवा हमारे दांतों में लगती है और होंठ भी कुछ मुड़ जाते हैं, इसलिए इनको दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। और ये केवल एक है जो वह है, इसका उच्चारण दंतोष्ठ है और इसे हम दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थान को एक ट्रिकी रूप में समझिए दोस्तों। कंठ से उच्चारित होने वाले में क वर्ग संपूर्ण, जिसमें ये पांचों ह और विसर्ग। तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजनों में च वर्ग के पांचों व्यंजन य और श। इसी प्रकार से मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों में ट वर्ग के पांचों व्यंजन और र तथा स। और इसी प्रकार से दंत से उच्चारित होने वाले में त वर्ग संपूर्ण, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले में प वर्ग, प के पांचों व्यंजन, यानी ओष्ठ से केवल ये 5 व्यंजनों का उच्चारण होता है। व्यंजन, सिर्फ हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। और नासिका से ये पांचों पंचम वर्ण जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण ये नासिका से उच्चारित होता है, साथ में अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। और दंतोष्ठ, जैसा कि अभी बताया है, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अब हम व्यंजनों के विभिन्न आधारों पर जो वर्गीकरण है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रयत्न के आधार पर दोस्तों क्या होता है, जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और इस उच्चारण करते समय हम जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो यत्न करते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। और इसी प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर तंत्री में कंपन के रूप में, दूसरा श्वास वायु की मात्रा के रूप में, कम ज़्यादा मात्रा, इसी प्रकार से तीसरा मुख अवयव के द्वारा जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो वो वायु जो है, श्वास वायु जो है, उसको रोकने के रूप में हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। आइए दोस्तों इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्वर तंत्री में कंपन के रूप में। तो दोस्तों स्वर तंत्री होती क्या है, हमारे गले में 2 झिल्लियाँ होती हैं जो
वायु के वेग से कांप करके बजने लगती है। इन्हीं झिल्लियों को हम स्वर तंत्री कहते हैं। और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय इन्हीं स्वर तंत्रियों में यानी इन्हीं गले की दो झिल्लियों में कंपन या गूंज पैदा होती है और उसी के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, यानी गूंज उत्पन्न होती है और गूंज उत्पन्न नहीं होती। इस आधार पर हम दो भागों में इन व्यंजनों को विभाजित करते हैं। पहला सघोष ध्वनियाँ, दूसरा अघोष ध्वनियाँ, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सघोष ध्वनियाँ क्या होती है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन गूंज पैदा होती है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी सघोष ध्वनियाँ, सघोष व्यंजन वो होते हैं जिसके अंतर्गत स्वर तंत्रियों में गूंज कंपन पैदा होती है। और सघोष व्यंजनों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का, ये प्रत्येक वर्ग के तीन तीन व्यंजन है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इसके अलावा ड और ढ बिंदी वाला रूप, साथ में अंतस्थ व्यंजन चारों य, र, ल, व तथा उष्म व्यंजन का एक ह का उच्चारण सघोष ध्वनियों के रूप में किया जाता है। अघोष ध्वनियाँ देखिए दोस्तों, सघोष ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हुआ था। अघोष ध्वनियों के अंतर्गत स्वर तंत्रियों में कोई गूंज, कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनको अघोष कहते हैं। अघोष यानी एक तरह से इनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां साइलेंट रहती है, यानी उनमें कोई कंपन, कोई गूंज उत्पन्न नहीं होती। और सघोष ध्वनियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को हम शामिल करते हैं। ये पहला और दूसरा, इन व्यंजनों को हम सघोष अघोष व्यंजन के अंतर्गत शामिल करते हैं तथा श, स और स का उच्चारण भी अघोष ध्वनियों के रूप में होता है। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए दोस्तों। पहला अल्प प्राण, श्वास की मात्रा कम या श्वास की मात्रा अधिक होने के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत परिभाषा देखिए दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी अल्प प्राण नाम से स्पष्ट है, अल्प यानी कम मात्रा, तो अल्प प्राण यानी वायु की कम मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। पहला, तीसरा, पांचवा, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण को देखिए दोस्तों, महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है, यानी श्वास की अधिक मात्रा उपयोग में आती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत जो बाकी बचे, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। साथ में सभी उष्म व्यंजन श, स, स और ह, ये चारों उष्म व्यंजन भी महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। मुख अवयव द्वारा सांस को रोकने के रूप में व्यंजनों के प्रकार देखिए दोस्तों। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ खा करके कांपती रहती है उन्हें हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा की जो नोक होती है वो वायु से रगड़ खा करके कांपने लगती है, थरथराने लगती है, इसलिए इन्हें हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जिह्वा की नोक में कंपन होता है। और र जो है
ये लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। अब र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है तो आपको ध्यान रखना है कि ल प्रकंपित व्यंजन है, मतलब है। इसी प्रकार से पार्श्विक व्यंजन यानी इन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु जीभ के बगल से यानी साइड से, पार्श्व से होकर के गुजर जाती है, इसलिए इन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आती है। उच्छिप्त व्यंजन देखिए दोस्तों, उच्छिप्त यानी उछलते हुए व्यंजन ट ठ ड ढ और बिंदी वाला ड ढ यानी द्विगुण व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पहले ऊपर उठती है, मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर झटके से वापस आ जाती है, यानी जीभ उछलते हुए वापस आती है, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये उच्छिप्त व्यंजन हैं। नासिक्य व्यंजनों को देखिए, जो पंचम वर्ण है जिनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यानी इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ तो होता ही है, लेकिन साथ में जो वायु है वो मुख अवयव उस वायु को पूरी तरह नहीं रोक पाते हैं और ये नाक से भी निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक्य या नासिका व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी यानी इन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वायु मुख अवयवों से संघर्ष करते हुए बाहर निकल रही है, इसलिए इन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ज और फ संघर्ष व्यंजन के रूप में आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी न किसी मुख अवयव को स्पर्श करेगी, फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलेगी। स्पर्श संघर्ष यानी नाम से स्पष्ट है, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले मुख के किसी न किसी भाग यानी अवयव को स्पर्श करेगी, फिर उसके बाद रगड़ खाएगी यानी संघर्ष करते हुए बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च छ और ज झ ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए दोस्तों। अर्ध स्वर किनको कहते हैं? य और व को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। आपको ये याद रखना है, ये कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो और आपके नंबर ना कटें। पार्श्विक व्यंजन, ल पार्श्विक व्यंजन है, मतलब है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। र है तो है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्छिप्त व्यंजन ड और ड है, और ड और ढ द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं, यानी बिंदी सहित और बिंदी रहित दोनों रूपों में ड और ढ का उपयोग होता है, तो ये द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन जो पंचम वर्ण है, और काकल्य या स्वर यांत्रीय व्यंजन ह जो स्वर तांत्रिक यानी कंठ से नीचे से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन देखिए दोस्तों। संयुक्त व्यंजन नाम से स्पष्ट है, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से यानी दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के जिन व्यंजनों का निर्माण हो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जो निम्न है। क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, ज्ञानी और श्री, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते। इनका निर्माण कैसे हुआ है? क्षत्रिय वाले को देखिए, क में जब स मिलाया जाता है तो क्षत्रिय वाले का निर्माण होता है। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात है कि क स्वर रहित है और श स्वर सहित है, यानी प्रत्येक संयुक्त व्यंजनों के निर्माण में जो प्रथम वाला व्यंजन है वो स्वर रहित रूप है, जिसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, और बाद वाला स्वर सहित है, यानी उसमें स्वर शामिल है। तो दोस्तों, श्र का निर्माण क और स से मिलकर हुआ है, त्र का निर्माण त और र से मिलकर हुआ है, ज्ञ का निर्माण ज
और अण से मिलकर हुआ है। स्र का निर्माण श और र से मिलकर के हुआ है। हिंदी वर्णमाला में ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवा व्यंजन के रूप में हम अनुस्वार और विसर्ग का अध्ययन करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ही अयोगवा व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है आप सब जानते हो। अनुस्वार का ये प्रतीक चिन्ह है, इसको इस रूप में दर्शाया जाता है। अंगूर वाला जो आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, ये अनुस्वार का रूप है और इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उपयोग स्वर के बाद बोला जाता है और ये हलंत यानी अर्धध्वनि के रूप में उच्चारित होता है। विसर्ग का उच्चारण स्वर के बाद होता है, लेकिन विसर्ग का उच्चारण पृथक रूप से होता है। विसर्ग का उच्चारण पृथक किया जाता है। जैसे हरि को शब्द जो लिखा हुआ है, आप इसे हरि नहीं बोलोगे, हरिह। प्रात नहीं बोलोगे, प्रातः। अत नहीं बोलोगे, अतः। यानी इन प्रत्येक शब्द जो उदाहरण के रूप में हमने दर्शाए हैं, इसमें विसर्ग जुड़ा होने के कारण इनका उच्चारण पृथक रूप से हुआ है। हरिह, प्रातः, अतः। द्वित व्यंजन देखिए दोस्तों, द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो एक समान व्यंजन जिसमें एक स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा, यानी स्वर रहित वाला जो व्यंजन है अपने बाद वाले व्यंजन में जुड़कर एक साथ बोला जाएगा, तो दोनों का एक साथ उच्चारण हुआ, इसलिए इनको हम द्वित्व कहेंगे। द्वित्व व्यंजनों के अंतर्गत दो समान व्यंजन होना जरूरी है, तभी हम उसे द्वित्व कहेंगे। उदाहरण देखिए, उज्ज्वल, उल्लेख, सज्जन, आसन, उत्तेजना। बाकी उत्तर, उद्दंड, दिग्गज, सम्मेलन, विपंजाल, जगन्नाथ, सज्जा, उच्चारण, उद्देश्य, सत्ता, सम्मान, उल्लास, ये उदाहरण। और इनके अलावा और भी ऐसे ही अनेक शब्द। इन सब में दोनों समान व्यंजन एक साथ आए हैं। प्रत्येक में, उज्ज्वल में देख लिए ज ज, उल्लेख में देख लिए ल ल, सज्जन में देख लिए ज ज, इसी प्रकार आसन में न न, उत्तेजना में त त। ये दोनों समान व्यंजन एक साथ आए हैं, इसलिए इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समान व्यंजन ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि व्यंजन गुच्छ में दो असमान व्यंजन आते हैं। दो असमान व्यंजन यानी दो अलग अलग व्यंजन एक साथ श्वास के झटके में बोले जाते हैं। कैसे? अंत में देखिए, न और त एक साथ आए हैं। न स्वर रहित है और त स्वर सहित है। न स्वर रहित होने के कारण अपने बाद वाले व्यंजन त के साथ जुड़ करके बोला गया। निष्ठावान में स स्वर रहित है और ठ स्वर सहित है, इसलिए स का उच्चारण ठ के साथ श्वास के झटके में बोला जाता है, इसलिए इसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। यानी निष्ठावान में स और ठ का उच्चारण अलग अलग नहीं होगा, एक साथ झटके के साथ श्वास के झटके में बोला जाएगा, व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। यानी व्यंजन गुच्छ के अंतर्गत दो अलग अलग व्यंजन श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। इसमें भी एक स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। अब हिंदी वर्णमाला की बात करें दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों की संख्या कुल 39 है। सिर्फ व्यंजनों की बात कर रहे हैं, व्यंजनों की संख्या 39 है। अब जैसे कि आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, 52 वर्ण है। 39 में 11 स्वर जोड़ने पर हो जाते हैं 50। तो बाकी के दो क्या हैं, जिनका हमने अभी अध्ययन किया था, अयोगवाह ध्वनियाँ यानी विसर्ग और अनुस्वार, ये दोनों को जोड़ने के बाद वर्णों की कुल संख्या हो जाती है 52। 11 स्वर, 39 व्यंजन, कुल 50, 2 अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग, कुल हो गए 52। तो ये 39 व्यंजन कौन कौन से दोस्तों अध्ययन करते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक के कुल 25 व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका हमने अध्ययन किया था य र ल व, कुल 4 व्यंजन। उष्म व्यंजन जिनका हमने अध्ययन किया था स ह, ये कुल 4 व्यंजन। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन जिनका भी हमने अध्ययन किया था क्षत्रिय त्र ज्ञ, श्री सर और ज्ञ, ये कुल 4 व्यंजन।
और द्विगुण व्यंजन, ये 2 कुल, यानी इनका जब आप कुल टोटल करोगे तो ये होंगे संख्या में 39 39। यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39 39। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11, तो दोनों मिलाकर हो गए 50। और वर्णमाला में होते हैं 52 वर्ण, 2 अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।